May I come in? Yes, ma'am. Please come. Please have your seat. Thank you, sir. Good morning, sir. Can you have your copy? Thank you. So, Shikil ma'am, good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Please introduce yourself to the panel. Sir, my name is Sheetal Kadan. I belong to the textile city Panipat. My father was a businessman. My mother is a homemaker. I have done my M.Com from Kurukshetra University, and I also have done my B.Ed from Kurukshetra University. I have some basic knowledge of computer. I am a quick learner, self-motivated, and self-confidence person. Okay, tell a bit about Panipat. सर पानीपत को पहले पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे 3 जो मेन बैटल हुए हैं वो हुए हैं। पहला 1526 में हुआ, थर्ड बता दो, थर्ड कब हुआ था? थर्ड 1761 में हुआ था। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक और है। अहमद शाह ये अब्दाली बेटी से बचाओ हुआ था। बेटी पढ़ाओ का कुछ ये है पानीपत कनेक्शन? से, हाँ, पानीपत से क्या start है इसका, क्यों है ये, क्यों? सर बेटी बचाओ क्योंकि जो आज बेसिकली हरियाणा में जो है ये जो फीमेल फोर्टिसाइड है ये ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है हरियाणा में ये? सर मैं इसे छोटी सोच ही कहूंगी कि क्या है कि बेटा चाहिए बेसिकली और बेटी नहीं चाहिए हमें। तो ये है, उसी के लिए बोला जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि गर्ल्स को जो है कम क्या माना जाता है कि एजुकेशन कम देनी है, कि अगले घर जाना है। तो इसी सिचुएशन इसीलिए। ठीक है, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडी में आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, क्या होते हैं ये? सर फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है कि जैसे हम लेट्स सपोज कि हम स्कूल में ही जॉब कर रहे हैं, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा जो हेड टू मतलब ऊपर से जो नीचे कम्युनिकेशन आता है, जो प्रिंसिपल ने मैसेज दिया वाइस प्रिंसिपल को, देन वो स्टाफ मेंबर्स के टीचर्स के पास आता है। टीचर्स जो है उस मैसेज को एक फॉर्मल वे से फिर स्टूडेंट्स को कन्वे करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि जैसे एक कंपनी के अंदर हम लगाएंगे, तो बेसिकली इनफॉर्मल मतलब कि जो अपनी बातें मतलब मिला के बोल देते हैं, कि जो फॉर्मल नहीं होता, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर जो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कंपनी अभी बोला था आपने, तो कंपनी की एक बात वैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ कि मुझे अगर शिमला में शुगर मिल एस्टैब्लिश करना है, शुगर मिल लगाना है, मुझे एक फैक्ट्री बनानी है वहाँ पर, ओके सर। तो पॉसिबल है ये? अगर नहीं है तो क्यों? अगर है तो फिर क्यों शिमला में लगानी मेरे को? सर शिमला के लिए आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होगा। क्यों वो नहीं हो पाएगा? सर मे बी सम वेदर कंडीशंस, और जो गन्ना है जैसे कि जहाँ पे जैसे अंबाला है, अंबाला में गन्ना की मतलब अच्छी उत्पादकता होती है। तो अंबाला में जो सरस्वती शुगर मिल पड़ती है वो अंबाला में, यमुनानगर में? अंबाला सिटी के एरिया में आते हैं, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल पड़ती है। तो वो मतलब हरियाणा की सबसे बड़ी मिल है। तो वहाँ पे तो ठीक है, क्योंकि यूपी से बहुत सारा, यूपी से गन्ना उधर सहारनपुर से और बाकी जो तो सर जो सराउंडिंग वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर केन, मतलब रॉ मटेरियल जो बात करना चाहते हो आप, उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? उसके अलावा अच्छा, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हो सकती हैं इसमें, लगता है आपको कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कुछ रोल प्ले करती है इसमें? कंपनी, कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट की जो परमिशन होती है वो मैंडेटरी होती है। तो ऑब्वियसली की गवर्नमेंट पॉलिसी तो किस तरह की पॉलिसीज की बात हो रही है एक्चुअली? गवर्नमेंट पॉलिसीज हम एक 1991 में एलपीजी आया था इंडिया में, अगर आपको थोड़ा पता हो उसके बारे में। एलपीजी आया था इंडिया में, एलपीजी, कोई बात नहीं है। तो उस टाइम पे, उसके बाद जो हो गया, काफ़ी लिबराइजेशन हो गया हमारी जो बिजनेस है वहाँ पे। पहले लाइसेंसिंग एक्ट था, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे हर चीज़ के लिए, अब तो काफ़ी फ्री कर दिया, फ्री ट्रेड जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो उस बेस पे उस तरह से नहीं, जिस तरह से शायद आप बोलना चाहते हो उस तरह से नहीं है। एक दूसरे तरह से गवर्नमेंट की क्या 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 पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। कुछ टैक्स से रिलेटेड है, अभी जीएसटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ जीएसटी में कुछ हुआ ऐसा कुछ, जो एक चीज आपने सुना होगा एमएसएमई, क्या होता है ये एमएसएमई? और इंडिया के जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन है वो।
सर एमएसएमई जो बेसिकली जो स्मॉल लेवल की जो कंपनी होती है उनको क्या करते हैं एज ए मतलब कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिकली जो फाइनेंशियल टर्म्स में जो वो उनकी हेल्प करते हैं। हाँ, मैंने ये एमएसएमई का मेंशन इसलिए किया यहाँ पर क्योंकि मैं चाहता था कि गवर्नमेंट पॉलिसी से जीएसटी लगा था, तो जीएसटी से काफ़ी आपने सुना होगा कि बहुत जो कंपनीज है वो मतलब बंद हो गई थी वो, तो उनका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ा वो जीएसटी से पड़ा है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो मैं कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता हूँ शिमला में, क्या ऐसे कुछ हो सकता है? सॉरी सर, ठीक है, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड नहीं करवा रही। ठीक है। अभी जैसे क्लास प्लस वन में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, थोड़ा उसके बारे में बता दो क्या होता है, एक इजी वे से बताना है आपने कि बच्चे को समझ आ जाए कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ओके सर, डेप्रिसिएशन जब भी हम किसी चीज़ को, कोई भी मशीन उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहते हैं तो जो उसके पुर्जों में कमी आती है जिससे उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और वी कैन से दैट कि जब उसकी काम करने की क्षमता कम होगी, सेकंड थिंग कि वो जो उसका वो अब प्रचलन में नहीं है कि उससे रिलेटेड कोई न्यू मशीन आ गई। अच्छा, वो प्रचलन में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्सोलीट हो। ठीक है, ऑब्सोलीट हो जाना, ठीक है। हाँ, तो प्राइस उसका क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। यस सर। 2 मेथड्स होते हैं इसको निकालने के, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, डिफरेंस बता दो दोनों में क्या है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में जो क्या होता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक जो फिक्स्ड परसेंटेज से जो है वो डेप्रिसिएशन लगता रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर हमने 10,000 पे 10% लगाया तो उसकी वैल्यू जो है वो 9,000, देन जो नेक्स्ट ईयर जो लगेगा वो 9,000 पे लगेगा। तो जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, कब बना हो, क्या बना हो? 1986 में कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए, उसको मतलब उसके राइट्स को बताने के लिए, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर की, वो उनको बताने के लिए, उनके मतलब अधिकारों का जो हनन हो रहा था उससे उनको बचाने के लिए। इसी तरह से एक पार्टनरशिप पे भी कोई एक्ट बना है? यस सर, पार्टनरशिप एक्ट। कब बना था? 1942 42 में तो नहीं, सॉरी। ठीक है, तो आपने डेमो प्रिपेयर किया है अभी? तो पढ़ाओ। क्या टॉपिक पे? जनरल एंट्रीज। ठीक है। Good morning, students. How are you all? Very good. I'm also good. Okay, student, now tell me what is the date today? Today is 14th of April 2023. Okay, अब 14 अप्रैल से आप लोगों को ये भी पता होगा तो आज डे कौन सा है? Today is डॉक्टर अंबेडकर जयंती। ओके, हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? अकाउंटेंसी। ठीक है, सब्जेक्ट का एस कैपिटल बनाओ। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, जो हम अपने अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? हमें अकाउंटिंग के लिए कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट की नीड होती है? 3 टाइप्स ऑफ। कौन कौन से होते हैं वो? यस, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। अब ये बताइए इन अकाउंट्स की यूजेस क्या होती है, किसके लिए यूज करते हैं? यस, ट्रांजैक्शन के लिए। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ पे लिखते कहाँ पे हैं? यस, कहाँ पे लिखते हैं? जर्नल में। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे हम जो क्या है हमारी ट्रांजैक्शंस का डेटा रखते हैं। किसके लिए? फर्दर यूज के लिए, जब भी हमें फर्दर यूज करना होगा। अब ये बताइए, मैंने जर्नल को बोला
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोला मैंने? जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज जब भी हम सबसे पहले एंट्री करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस की, तो कहां पे करते हैं? जर्नल में करते हैं। ओके, अब हम जर्नल का क्या करेंगे? फॉर्मेट समझाएंगे। जो हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? उसमें हमारे क्या बनते हैं? ऑलवेज रिमेंबर 5 कॉलम्स बनते हैं। सबसे पहले हमारा बनेगा डेट, सेकंड हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स, थर्ड हमारा बनेगा एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए डेट, डेट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला हमारा जो कॉलम होता है वो डेट होता है। डेट हम मेंशन करते हैं जब भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, जिस डेट में हुई है। ईयर हम एक बार मेंशन करेंगे, उसके बाद हम क्या चलेंगे? मंथ और डेट चलेगा, और ये लिखना स्ट्रिक्टली जरूरी होता है। अगर हम डेट ही नहीं मेंशन करेंगे, हमें क्या पता लगा था कि हमने वो मशीन परचेज की थी, कब की थी? 2023 में की थी, लेकिन किस मंथ में की थी? सेकंड हमारा आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं? इसमें हम क्या यूज करते हैं? ये पर्टिकुलर जो हमारा वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज डेबिट अकाउंट एंड सेकंड इज क्रेडिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट हम क्या लिखते हैं? जब भी हम एंट्री करेंगे उसके लास्ट में हम लिखेंगे डेबिट। क्रेडिट के लिए यूज करते हैं थोड़ा स्पेस छोड़ के, हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें ही पर्टिकुलर्स में आती है एक नरेशन। नरेशन किसके लिए यूज होता है? अभी हम एक एग्जांपल करेंगे। नरेशन यूज होता है जब भी हम लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। ओके, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने मशीन परचेज की, हमने मशीन परचेज की 20,000 के लिए। ओके, कब परचेज की? 20 जैन 2020 में हमने परचेज की। अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जैन लिखेंगे, 2020 और 20 जैन। हम हमारी एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट लेजर फोलियो। तो क्या आएगा यहाँ पे? 20,000 डेबिट में आएगा, और 2 कैश अकाउंट, हमने कैश में पे किया है, कैश में आएगा 20,000। अब जो मैं नरेशन की बात कर रही थी, नरेशन में क्या आएगा? मशीनरी परचेज्ड। हमने मशीनरी परचेज की अपने बिजनेस के लिए एज अ सिंपल फॉर्म, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आता है लेजर फोलियो। ये LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। हमने अकाउंट्स बनाया है। ये लेजर फोलियो क्या होता है? यस सर, मैं एक्सप्लेनिंग दिस। जब भी हमने अपना ये सारी एंट्रीज की हैं, उनकी हम पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में। हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, ठीक है, हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया। ओके, किस पेज पे बनाया? हमने पेज बनाया, पेज नंबर लेट्स सपोज हमने 40 पे बनाया। वो 40 पेज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इन फ्यूचर जब भी हमें देखना होता है कि हमने कितने में परचेज की थी, तो हम क्या करेंगे? हमें इस पेज से पता लग जाएगा कि लेजर अकाउंट में वो पेज नंबर कौन सा था। ओके, डेबिट और क्रेडिट में हमारा अमाउंट आ जाता है। ये शो करता है हमारी डेबिट साइड की अमाउंट शो करता है, और ये किसका करता है? हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट शो करता है। ओके, नेक्स्ट इज जर्नलाइजिंग। इसमें बात करें थे पर्सनल अकाउंट की, कुछ रियल अकाउंट भी है ना, तो वो मतलब इसके टाइप होते हैं ये सर। ये रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग होते हैं, ये अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इन सब के अपने अपने रूल्स होते हैं। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसका होता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, क्रेडिट द गिवर।
ओके, साइड बाय साइड। रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया, जिसको हमने पे किया है। नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें नॉमिनल में क्या लेंगे हम? ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल प्रॉफिट एंड ऑल इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ओके, लेट मी क्लियर विद द एग्जांपल। पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट्स भी जो पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर, अब ये आ जाएगा मैंने गोपाल को 20,000 पे किया, ठीक है, मैंने पे किया किसको? गोपाल को, तो डेबिट क्या होगा? गोपाल, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 5,000 और जो भी 5,000, ठीक है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया है वो डेबिट होगा, जो गया है वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा पढ़ाया आपने। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। करंट अफेयर्स में रुचि है कि मतलब जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स हो? यस सर। अच्छा, यूपीआई तो यूज करते होगे आप? यूपीआई, यस यूपीआई स्कैनर पे, तो यूपीआई पे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स ये यूज कर सकते हैं स्कैनर पे के लिए? यस सर, वो टैप एंड पे भी होता है डेबिट कार्ड। टैप एंड पे तो होता है, स्कैन करते हैं, जैसे आप जाते हो दुकानों पे यूपीआई कोड स्कैन करते हो ना, यस सर। तो उस पे आप यूपीआई से पे करते हो। हाँ जी। लेकिन मेरे सपोज यूपीआई में लिंक ही नहीं किया हुआ, Yes, तो sir. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उससे पे कर सकते हैं उसे स्कैन करके? नहीं, स्कैन तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ मुझे एक चीज और बताइए, बैंकिंग रिलेटेड है। sir. आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है। यस सर। अब जो सारे बैंक्स हैं अलग अलग, वो जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है अलग अलग हिसाब से क्रेडिट करते हैं। कोई क्वार्टरली करता है, कोई ईयरली करता है, कोई मंथली भी करते हैं आजकल बैंक्स। यस तो ये सर। कौन डिसाइड करता है? बैंक्स खुद डिसाइड करते हैं या कुछ ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा, ईयरली आएगा? सर ये आरबीआई डिसाइड करते हैं। अगर आरबीआई डिसाइड करेगा तो सारे बैंक्स का तो सेम होना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो हर महीने दे देता है और एसबीआई क्वार्टरली देता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर भी आता है, ओके, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, लेकिन उसको भी रेगुलेट जो है वो आरबीआई करता है। चलो ठीक है। आज बस एक मुझे आखिरी चीज बता दीजिए, सेविंग्स अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट आता है, राइट? यस सर। तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है Yes, sir. कैलकुलेट कैसे होता है? मतलब कि किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, मुझे 200 आएगा, चाहे एनुअली उठा लो, क्वार्टरली उठा लो? हाउ इज दिस इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड ऑन सेविंग्स अकाउंट? आइडिया? सॉरी सर। ओके, कंटिन्यू। ठीक है। आरबीआई की बात हुई थी, तो आरबीआई कब बना था इंडिया की? 1 अप्रैल 1935 में। तो अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? शशिकांत दास। शशि या शक्ति? शशिकांत दास। शक्ति नहीं है? पक्का शशि है? यस। शशि है, ये शक्ति है। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा क्लासरूम मैनेजमेंट से, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं कुछ बच्चे, यस सभी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, Yes, कुछ तो पढ़ना चाहते हैं। यस सर। जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो उनका मन नहीं है, उनको बोलते हैं रिलक्टेंट टू स्टडी, यस सर। पढ़ना ही नहीं चाहते, वो यस सर। अनविलिंग है। तो क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो मैं उनका जो मिसबिहेवियर है भी, जो भी रीजन है उसको फाइंड आउट करूंगी, उसको एड्रेस करूंगी। फिर जो है उनको मतलब काउंसलिंग करूंगी। और ये भी है कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने मतलब उनकी डिग्निटी भी मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं होना, ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते भी, उनको मतलब ऐसे एज सच इतना कुछ वो भी नहीं लगना, उनकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। फिर उनकी काउंसलिंग की जाएगी कि भी जो भी है मतलब जो उनके प्रोज और कॉन्स बताए जाएंगे, क्लास को एंगेज किया जाएगा, इंटरेक्टिव बनाया जाएगा ताकि उनका भी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो सके। ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि एक चीज़ बोला जाता है कि टीचर का गुड रेपो विद द स्टूडेंट्स, ऐसे बोल देते हैं ना, यस सर। सुना आपने इसके बारे में? यस सर।
तो क्या होता है ये? वो सर मतलब कि फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। अच्छा, क्लास +1 +2 के लिए खास करके एक पीजीटी कॉमर्स के टीचर के लिए क्या, कैसे रेपो का मतलब क्या होता है पीजीटी टीचर के लिए? किस तरह का रेपो? जैसे हम पीआरटी को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर तो ठीक है, फ्रेंडशिप की दूसरी तरह भी होती है। यहाँ पर किस तरह की फ्रेंडशिप होनी चाहिए? क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी बोला कि टीचर इज लाइक अ गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड, यस तो उसने भी फ्रेंड की बात की है। तो किस तरह का फ्रेंड की बात हो रही है? सर फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, मतलब कि एक टीचर को जो है बच्चों के साथ पर मैं कहूँगी कि वो ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए कि भी जो टीचर है मतलब जो बच्चे हैं वो मतलब टीचर को सीरियस ही ना ले बिल्कुल स्टडी से रिलेटेड। वो उसके साथ मतलब वो साइड वो दूसरी तरह की बातें मतलब कि स्टडी से हट के ना हो, तो उनको स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, अभी तो आप +1 +2 को पढ़ाते हो। यस सर। तो अभी जो +1 +2 को पढ़ाते टाइम क्लास में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको पढ़ाने में? ओके सर, चैलेंजेस क्या होते हैं कि एक बच्चे का बेसिकली वो ये कहते हैं कि वो होता है ना कि जानबूझ के दूसरे को दिखाने के लिए, मैम आवाज नहीं आ रही है, मैम प्लीज स्पीक लाउडली। मतलब थोड़ा हीरो बनना चाहता है कि ये- अटेंशन गेन यस करना सर, चाहता है। वो दूसरे बच्चों के सामने बेसिकली वो अटेंशन जो है वो सीख करना चाहते हैं। यस यस। हाँ जी। और इनडिसिप्लिन वो जानबूझ के क्रिएट करना चाहता है ताकि वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सके। हाँ जी। तो फिर आपका क्या कि आप कैसे हैंडल करते हो ऐसी क्लास को? क्योंकि मैं भी पीजीटी टीचर था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरे को क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो एक मैं दरवाजे पे कुंडी लगा रहा था, तो एक बच्चे ने पीछे से बोला, मैंने किसी बड़े बच्चे को बोला रोहित कुंडी लगा दो, तो उसने पीछे से एक बच्चा बोला छोटा भीम। ऑल्दो मुझे पता था कि मुझे उसके बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, और हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे बिहेवियर चेंज करके सबके सामने उसने मेरे पैर छुए हैं। साथ में ये भी बोला कि सर क्लास में अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसको मैं देखूंगा। कोई क्लास आपकी क्लास में आज के बाद कोई ची भी नहीं करेगा अपनी। तो वो टीचर पे भी होता है कि वो अपने कैसे, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने मुंह से कुछ भी नहीं बोला है, मैंने अपने टीचिंग मेथड से ही इम्प्रेस कर दिया कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, इसका क्या क्या कहीं टीचर में भी कमी हो सकती है कि क्लास में इंडिसिप्लिन रहे, तो उसमें टीचर का भी रोल हो सकता है आपके सर, जब तक कि एक टीचर जो होगा वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे रहेगा, मतलब कि वो अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट कर पाएगा कि जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मतलब ओनली जो है ना बुकिश नॉलेज देना, उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, मैं क्योंकि पीजीटी टीचर से पूछना चाहता हूँ कि एक पीजीटी टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर सब्जेक्ट नॉलेज इज मस्ट, और पेशेंट होना चाहिए। जैसे कि डेली ये चैलेंजेस की बात हुई थी कि बच्चा है जो डेली ही इन डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए पेशेंट होना बहुत मस्ट होता है। पॉजिटिव होना चाहिए और ऑनेस्ट भी होना चाहिए, गुड मोटिवेटर भी होना चाहिए ताकि वो मोटिवेट कर सके स्टूडेंट को। एक काउंसलर भी, एज अ काउंसलर भी काम करना चाहिए टीचर को। ठीक है सर। आपको एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा फैमिली की तरफ से आपको। सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया गया, आपका डेमोस हो गए, आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस भी दिए गए, सब कुछ हो गया। अब आपको हमें 30 सेकंड्स में कन्विंस करना है कि व्हाई वी शुड हायर यू फॉर दिस पोजीशन। ओके सर, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। जैसा कि आपने देखा कि मैंने डेमो में भी अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से। तो वो तो हार्ड वर्किंग तो उसमें दिखा ही नहीं कुछ। और हार्ड वर्किंग हो आप, ये हमें कैसे आप हाउ विल यू मेक अस बिलीव दैट यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन? अभी तक तो सिर्फ आप कह रहे हो ना, मतलब आपका वर्ड लेना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी तक हम कैसे मान लें कि आप हार्ड वर्किंग हैं? सर जैसे कि एज अ फीमेल मैं अपने बच्चे को की भी स्टडी मेंटेन करनी होती है, हाउस होल्ड चोर्स भी होते हैं, डेली स्कूल लाइफ को भी बैलेंस करना होता है, वहाँ पे भी पढ़ाना होता है, अपनी स्टडीज भी। मोस्टली लोग ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पर। मोस्टली जो जितने भी लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो यही कर रहे हैं। सर एक बैलेंस बनाना होता है, और जैसे कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो ये है कि कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे कि भी सब यहाँ पे है, लेकिन ये है कि मैं अपने काम के लिए स्टेबल हूँ। और अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अभी टीचर बनना चाहते हो आप, इसके पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है, या आप टीचिंग आपका पैशन है, आप टीचिंग से प्यार करते हो, या कोई मजबूरी भी है कि आप टीचर? सर एक्चुअली जो केवीएस है वो मुझे जॉब सिक्योरिटी दे रहा है। अब तक सिर्फ मैंने स्टडी की है, और ये जो है भी साइड बाय साइड प्राइवेट टीचिंग है, तो ये
सॉरी। तो ये है सर कि मैं पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अच्छी इनकम के लिए ही पढ़ा रही हूँ और जॉब सिक्योरिटी के लिए, ताकि भी मेरी भी लाइफ सेट हो जाए, मेरा भी फ्यूचर सिक्योर हो, इवन मेरी फैमिली है उसका भी फ्यूचर सिक्योर हो। अच्छा, आप जब आप केवीएस में आप ज्वाइनिंग करोगे, आपका मतलब आपकी जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट लोकेशन पे होगी, यस सर। तो अपनी फैमिली प्लस अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कैसे बैलेंस करोगे आप? सर मुझे जो ये मोटिवेशन दिया है इसके लिए, वो मेरी फैमिली ने ही दिया है, तो ऑब्वियसली वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि मेरे जो हस्बैंड है वो मतलब कैंट में ही उनकी पोस्टिंग है, तो केवीएस की ये पॉलिसी है कि वो 3 साल बाद मुझे मतलब कि मेरा ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तो केवीएस तो सर हर जगह, और मेरे नियर बाय 14 जो स्कूल्स हैं वो मैंने नोटिस किया है कि जहाँ पे मैं पोस्टिंग ले सकती हूँ आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, ओके। ओवरऑल गुड। अगर एक वर्ड में मुझे आपको बताना होगा तो ओवरऑल इट वाज गुड। आपका डेमो वाज गुड, आपका इंट्रो वाज गुड, आपको सब्जेक्टिव एज वेल एज सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपने सभी के सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए, तो मैं कहूँगा ओवरऑल इट वाज अ गुड। बात करूँ आपके डेमो के, तो हाँ लगा कि वाकई में कॉमर्स की क्लास चल रही है, कि आपने वो एटमॉस्फेयर उस तरीके से क्रिएट किया था, कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बस इसी तरीके से आप करते रहिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा। गवर्नर ऑफ आरबीआई, मैं थोड़ा सा इसे शक्तिदास, शक्तिकांत दास, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो कॉमर्स में इस टाइप Yes, की sir. मिस्टेक्स ना हो। Yes, sir. बाकी Complete- ओवरऑल आपने complete- सभी क्वेश्चंस को ठीक तरीके से मैनेज किया, मैं कहता हूँ सेटिस्फैक्टरी, ओवरऑल इट वाज गुड सर। ठीक है सर। तो कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस इज लाइक, आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। तो एक सुनने का मन करता है, मतलब आपके जब आवाज में दम है। ठीक है, डेमो जब आपने स्टार्ट किया था इनिशियली थोड़ा सा फंबल हो गए थे, टाइम ले रहे थे, एनीवे। और मैंने एक चीज़ आपको बोली थी उस टाइम पे पहले भी, कि और सबको बताता हूँ कि जो भी वर्डिंग हम बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, ऐसे बोलें सोच समझ के कि उसका बैकअप हमारे Yes, पास, sir. ऐसे ही नहीं बोलना कोई भी Yes, चीज़, sir. क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल sir. और एमएसएमई की फुल फॉर्म नाम बताओ ना, बहुत बड़ा मेरे लिए एक सेटबैक है एज Yes. कॉमर्स इकोनॉमिक्स, कुछ भी पढ़ाते हो आप। Yes. एमएसएमई इज लाइक वेरी कॉमन वर्ड जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको यूपीआई में घुमाया, थोड़ा करंट अफेयर्स है, क्रेडिट कार्ड भी अब न्यू ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं, Okay, रुपए के sir. जो कार्ड्स हैं वो आप यूपीआई पे यूज कर सकते हैं, स्कैन पे क्रेडिट कार्ड। Okay, sir. वैसे उसको है ओवरऑल द कॉन्फिडेंस इज गुड। आप बस ये ऐसे अपने करंट अफेयर्स और सिलेक्ट ये अच्छे कर लें तो बहुत अपना आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक था, डेमो भी ठीक था, पीआई भी ठीक है। पीआई में थोड़ा सा कुछ कमी है, वो हम करेंगे। और सब्जेक्ट पे कमांड थोड़ा हमें करनी है, और सब्जेक्ट पे कमांड के साथ कुछ करंट और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है हमने, क्योंकि हम रोट लर्निंग से तो कर लेते हैं, Yes, sir. बट प्रैक्टिकली जब हमें कुछ घुमाता है तो हम घूम जाते हैं वहाँ पर, या कुछ करंट में क्या चल रहा है अभी, वो चीज़ों पे थोड़ा सा हमें कमांड करनी है। बाकी ठीक था, ओके। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू।